हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए ये एक रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टॉपिक से लेके आए हैं। और आपको पता है कि आपका जो कोर्स होता है उसमें 60% पार्ट जो है इस डेटा का है। तो ये यहाँ से बहुत सारे इजी क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ के बताते जाऊँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा जहाँ ज़रूरत होगी। तो ये बहुत ही आसान सा समय बचाने वाला आपके लिए टास्क होता है एग्ज़ाम में। और इसमें पहला क्वेश्चन मार्च 2015 में जो आया हुआ है, मैं इसके बारे में बता दूं आपको। इसमें लिखा स्टेटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स जो होता है वो डिराइव किया गया कहाँ से। तो एक ऑप्शन है लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा, बोथ और एक नन ऑफ दिस। तो यार मुझे तो आंसर इसका बोथ लग रहा है। लैटिन वर्ड स्टेटस भी होता है और इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा भी होता है। जैसे इटालियन फूड अपन बोलते हैं ना, पास्ता, तो इटालियन वर्ड है स्टेटिस्टा। तो इसका आंसर मार्केट में जो किताब आती है पी वाई की उसमें लैटिन वर्ड स्टेटस बस को लिखा है, बोथ आंसर नहीं बनाया, बट आई थिंक इसका आंसर बोथ है। तो बोथ आप टिक करिएगा, लैटिन वर्ड स्टेटस और एक इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा। एक क्वेश्चन और है बेल शेप कर्व। तो बेल शेप कर्व कैसा होता है? ऐसा होता है बेल शेप कर्व। तो बेल शेप कर्व जो होता है वो किस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है? एक हाइट है, एक मार्क्स है, प्रॉफिट है, और एक ऑल द थ्री यानी ऑल ऑफ दिस। तो ये जो होता है ना अपना बेल शेप कर्व, ये किसी भी टाइप के डेटा को यूज़ करने के लिए, हाइट, मार्क्स या प्रॉफिट तीनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द थ्री। तो पहला ऑप्शन था हाइट, दूसरा मार्क्स और तीसरा प्रॉफिट, तो ऑल द थ्री सही आंसर, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन है अ वेरिएबल विच कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन द गिवन वैल्यू इज कॉल्ड। देखो आपको पता है कि जो डेटा जिसमें केवल एक्स टेबल रहता है यानी एक्स डेटा बस रहता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता उसको इंडिविजुअल डेटा बोलते हैं अपन। डिस्क्रीट क्या होता है? जिसमें एक्स और एफ टेबल रहता है, मतलब एक्स डेटा भी दिया है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दिया है। और एक होता है कंटिन्यूस। तो जो ग्रुप डेटा होता है ना उसके अंदर एक कंटिन्यूस डेटा अपन बनाते हैं, जैसे लिखते हैं 0 10 10 20 20 30। कंटिन्यूस डेटा क्या, 10 पे खत्म हुआ है तो 10 पे चालू होगा, 20 पे खत्म हुआ है तो 20 पे चालू होगा, इस तरीके से। तो ये जो कंटिन्यूस डेटा है ना इसके अंदर का कोई भी वैल्यू 0 से 10 के बीच का कोई भी वैल्यू आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है अगेन मैं अच्छे से पढ़ देता हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन जून 2015 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ वेरिएबल विच कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन द टू गिवन वैल्यू। तो बिटवीन द टू गिवन वैल्यू यही है 0 10 या 10 20 या 20 30। इनके बीच का कोई भी वैल्यू उस कंटेंट उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आ सकता है। तो ऑप्शन दिया है कंटिन्यूस, दूसरा लिखा है डिस्क्रीट, तीसरा लिखा है रैंडम और चौथा लिखा है नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस जो डेटा होते हैं उसके अंदर का कोई भी वैल्यू उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ सकता है। 0 से 10 लिखा है तो 0 से 10 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है। अच्छा 0 से 10 में 0 इंक्लूड होता है पर 10 इंक्लूड नहीं होता है। तो 0 से 10 के बीच का तो कोई भी वैल्यू आ सकता है, ये तो कंफर्म है। एक लिखा है वेट ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति का जो वेट है, वेट यहाँ पर वेट का मतलब वजन, भार से है। ये क्या है? ऑप्शन ए लिखा है एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी। एक ऑप्शन लिखा है कि ये कंटिन्यूस वेरिएबल है क्या, एक लिखा है वेरिएबल है क्या, एक लिखा है डिस्क्रीट है क्या। तो देखिए यहाँ पर ना ये वेट किसी पर्सन का जो वेट है, वजन जो है, आप उसको क्वालिटी बोलोगे क्या? बताओ पहले। देखो अब ज़्यादा वजन है तो उसकी तो बैड क्वालिटी हो गई है ना। 100 किलो का कोई आदमी हो जाए, अप्पू हाथी बन जाए, तो अपन क्या बोलेंगे? अरे भैया ये क्या क्वालिटी थोड़ी है भाई तुम्हारी, गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी हो गई, क्वालिटी नहीं है। वेट जो लिखा हुआ है कंटिन्यूस वेरिएबल के कैटेगरी में आएगा आंसर, ठीक है। और ये आंसर बाकी वेरिएबल, वेरिएबल तो एक जनरल सा एक ऑप्शन ज़बरदस्ती बना दिया समझो। और डिस्क्रीट जो डेटा जैसे एक्स और एफ टेबल होता है फ्रीक्वेंसी के साथ तो नहीं होगा, वो क्वालिटी नहीं मानेंगे उसको। एक लिखा है क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज फॉर। देखिए बार डायग्राम दो टाइप के होते हैं, एक वर्टिकल बार डायग्राम होता है ऐसा,
है ना, ये वर्टिकल बार डायग्राम है। तो ये वर्टिकल बार डायग्राम है। तो जो वर्टिकल बार डायग्राम होता है ना, वर्टिकल बार डायग्राम जो होता है ना, ये क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। और जो आपका हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है, इस तरीके से एक्सिस तो रहता है, तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम जो होता है ना, ये आपके क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो याद रखिएगा, ये क्वालिटी वर्ड्स के लिए है, क्वालिटेटिव, और ये क्वांटिटी वर्ड के लिए है। तो एक है क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। ये बड़ा आसान सा फंडा है, बट आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप सही आंसर टिक कर लेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल जो बार डायग्राम है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है। ठीक, डायरेक्ट देखिए, थ्योरी क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, मैं आपको एक बार एक रिवाइज करा दे रहा हूँ, ये पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको, और कुछ क्वेश्चन फिर उसके बाद थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। एक लिखा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ क्लास। ये एक इंपॉर्टेंट मैं मान के चलता हूँ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का डेफिनेशन या फॉर्मूला पूछते हैं लोग। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है ना, आप बोल सकते हो क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल एक क्लास इंटरवल बनाता हूँ और एक फ्रीक्वेंसी बनाता हूँ। तो सपोज इसमें है 0 से 10, 10 से 20। देखो यहाँ 10-10 का गैप ले रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है 10, 20 से 25 भी ले सकता हूँ मैं, 25 से 40 ले सकता हूँ, 40 से 50 ले सकता हूँ। तो देखिए क्लास लेंथ हर जगह अलग अलग आ गई। अब इसमें फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा आपको 2, 3, 7, 5, 4 ऐसा कुछ भी दिया रहेगा। और आपको अगर एग्ज़ाम में आ गया, देखो अगर एग्ज़ाम में आ गया कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का डेफिनेशन है क्लास फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ। अगर डेफिनेशन की बात करें तो फॉर्मूला पूछ देगा, बोलेगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो लिखा रहेगा 4 ऑप्शन में क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास लेंथ। और अगर या तो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा, बोलेगा न्यूमेरिकल कोई वैल्यू देगा और बोलेगा कि इस टेबल में थर्ड क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बताओ। तो थर्ड क्लास इंटरवल देखो 20 से 25 और फ्रीक्वेंसी 7 है, तो फ्रीक्वेंसी 7 हो गया, क्लास फ्रीक्वेंसी 7 हो गया। और क्लास लेंथ जो है इसका 5 है, तो 7/5 आंसर हो जाएगा। यही अगर फोर्थ वाले क्लास इंटरवल, चौथे वाले क्लास इंटरवल का अगर बोल दे, फोर्थ क्लास लास्ट वाले क्लास इंटरवल का, सॉरी चौथा नहीं पांचवे का, लास्ट वाले क्लास इंटरवल का अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोलेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, और 40 से 50 मतलब इसमें 10 क्लास लेंथ है, तो 4/10। और ये वैल्यू तो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से आप बना सकते हैं एग्जाम में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है 2015 सितंबर का आया हुआ एक क्वेश्चन है। सितंबर 2015 का एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिखा रहा है इस बुक में कि सितंबर 2015 में इस पार्ट से एक ही क्वेश्चन आया है। कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, तो वेरिएशन तो बहुत है, क्या ठिकाना इस बार कितने क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट से। एक लिखा है फ्रीक्वेंसी आर जनरली यूज्ड एज। फ्रीक्वेंसी का क्या काम है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी किस चीज के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन ए लिखा है रेंज, दूसरा लिखा है मीन। तो रेंज और मीन के लिए तो फ्रीक्वेंसी यूज नहीं होता। हाँ, मीन के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं वो अलग बात है। एक लिखा है वेट्स। वेट्स का मतलब होता है यहाँ पर वजन, भार वाला वेट नहीं, जो भी थोड़ी देर पहले बात करते हैं। यहाँ वेट्स का मतलब है वेटेज, इंपॉर्टेंस की बात है। इंपॉर्टेंस की बात है तो इसमें यह है कि कौन सी चीज का कितना इंपॉर्टेंस है। तो ऑब्वियसली जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी उसका इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा है। तो यही सही आंसर है, वेट्स, WEIGHTS। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को अपन किसी वेरिएबल, किसी कंटेंट, किसी डेटा का वेट्स यानी इंपॉर्टेंस बताने के लिए यूज करते हैं। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वेट्स उतना ही ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन है उसके बाद, दिसंबर 2015 में आया हुआ अगेन एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज विच एवर बी इंक्लूडेड इन अ क्लास इंटरवल, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है क्लास इंटरवल, दूसरा ऑप्शन है क्लास लिमिट, तीसरा है क्लास बाउंड्री और चौथा है नन ऑफ दिस। तो मैं आपको दो बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ। अगर मेरा क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूस है, फ्रीक्वेंसी तो चलो मैं बना दी हूँ जबरदस्ती एक कॉलम, मान लो इसमें लिखा है 1 से 9, 10 से 19,
20 से 29, 30 से 39 ऐसा, और फ्रीक्वेंसी चलो जो भी दिया होगा छोड़ो। तो अगर ये डिसकंटिन्यूस सीरीज की अगर बात करें, डिसकंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि 1 से 9 में 1 इंक्लूड है, 9 इंक्लूड है, 10 से 19 में 10 इंक्लूड है, 19 इंक्लूड है, पर 1 से 9 में 1 इंक्लूड है, 9 इंक्लूड है, इसके बीच का वैल्यू इंक्लूड है, पर ये 9 पे खत्म हो रहा है और अगला 10 पे चालू हो रहा है। एक जहां पे खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से चालू नहीं हो रहा है, एक जहां पे खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से चालू नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में अपन इसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। तो अब इसमें कोई भी एक क्लास इंटरवल में एग्जांपल के तौर पे ले लूं, अगर मैं 10 से 19 की बात करता हूं तो इसमें 10 भी इंक्लूड है, 19 भी इंक्लूड है, 10 भी इंक्लूड है, 19 भी इंक्लूड है, तो 10 से 19 तक का एक रेंज कवर हुआ। लार्जेस्ट वैल्यू 19 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 है, यहां तक कवर हुआ। लेकिन अगर मैं इस क्लास इंटरवल को मैं कन्वर्ट कर दूं कंटिन्यूस में, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ना है। कैसे कन्वर्ट होगा? देखिए, एक 9 पे खत्म हो रहा है, अगला 10 पे चालू हो रहा है, तो 9 और 10 के बीच का गैप 1 है, तो जितने का गैप रहता है ना उसका हाफ करो, और जो वैल्यू आएगा, जैसे इसमें 1 का गैप है तो उसका हाफ करने से क्या हुआ? 0.5। तो 0.5 को क्या करो, ये पहले वाले वैल्यू में माइनस कर दो, दूसरे वाले वैल्यू में प्लस कर दो। तो ऐसा करने से ये 1 बिकम्स 0.5 और 9 बिकम्स 9.5। 10 से 19 में 10 थोड़ा कम हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा, और 19 थोड़ा बढ़ जाएगा, 19.5 हो जाएगा। 29 बिकम्स 19.5, सॉरी 20 बिकम्स 19.5 और 29 बिकम्स 29.5। वैसे 30 कम हो जाएगा, 29.5 हो जाएगा और 39.5। तो जैसे मैं सेकेंड क्लास इंटरवल की बात कर रहा था, तो जब इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो जो पहले रेंज था, पहले रेंज क्या था? 10 से लेके 19 तक, 10 से 19 तक जो रेंज था, अब वो 10 से 19 अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो 10 थोड़ा कम होके थोड़ा इधर फैल गया और 19 भी थोड़ा बढ़ गया, इधर फैल गया, तो दोनों का गैप तो थोड़ा उनके बीच का इंटरवल बढ़ गया। और जब डिसकंटिन्यूअस डेटा होता है ना, तो इसको क्लास लेंथ वर्ड से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्लास लेंथ कहते हैं। और कंटिन्यूअस जो डेटा होता है ना, इसमें क्लास बाउंड्री वर्ड यूज करते हैं अपन। क्या करते हैं? क्लास बाउंड्री वर्ड यूज करते हैं। तो एक क्लास लेंथ और एक क्लास बाउंड्री है। तो क्लास लेंथ और क्लास बाउंड्री में फर्क पहले तो समझ में आया कि क्लास लेंथ कौन से टाइप के डेटा के लिए यूज करते हैं? डिसकंटिन्यूअस डेटा के लिए। क्लास बाउंड्री किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? जब उस डिसकंटिन्यूअस को या तो हम कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दें या ऑलरेडी वो कंटिन्यूअस दिया है। और क्लास बाउंड्री में जो कवरेज है डेटा का वो ज्यादा होता है, ज्यादा, मोस्ट एक्सट्रीम। एक 10 से 19 में एक्सट्रीम वैल्यू बोलेंगे 10 और 19 को, 10 और 19 एक्सट्रीम वैल्यू है। मोस्ट एक्सट्रीम का मतलब वो थोड़ा और ज्यादा बाहर की तरफ फैल गया है, इधर ये 9.5, तो क्लास बाउंड्री इसका सही आंसर है। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन एक बार एग्जाम में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगेन दिख रहा है। मैं आप सबको बता दूं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिटरली एक पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बहुत फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है एग्जाम में। एक बार और बोल दूं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। तो किसी क्लास के फ्रीक्वेंसी और क्लास लेंथ जो है उसका रेशियो कहलाता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। एक और क्वेश्चन पे आते हैं अपन, एक और अब ये लिखा है, देखो फिर से एक क्वेश्चन आया है, जून 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें ये चीज रिपीट हुआ है, जैसे लिखा है स्टेटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए है लैटिन वर्ड स्टेटस, अगेन इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा, और बोथ लिखा है, और अगेन आंसर इसमें लैटिन वर्ड स्टेटस है। तो आज अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया कि मेरे हिसाब से तो लैटिन वर्ड स्टेटस तो डेफिनेटली सही है, इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा भी सही है, तो बहुत आंसर आना चाहिए। पर यहाँ पर इस बुक में क्या दिक्कत है कि एक बार कोई प्रिंटिंग मिस्टेक दे दिया तो जब जब जितनी बार उस क्वेश्चन को लिखेगा वो हर बार वही सेम प्रिंटिंग मिस्टेक लेके लिखता है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास मार्क किसको बोलते हैं? तो क्लास मार्क कुछ नहीं होता, ये जो
टेबल दिया जाता है ना कोई भी, चाहे डिसकंटिन्यूअस हो चाहे कंटिन्यूअस टेबल हो, अगर आप इसका मिड वैल्यू लोगे ना तो सेम ही वैल्यू आता है। मिड वैल्यू अगर आप काउंट करें ना तो सेम वैल्यू आता है। जैसे मिड वैल्यू, तो ये जो मिड वैल्यू होता है ना इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं, और इसी का ही तो नाम है क्लास मार्क। तो मिड वैल्यू या मिड पॉइंट या क्लास मार्क ये सेम चीज ही होती है। मिड वैल्यू बोलो चाहे मिड पॉइंट बोलो चाहे क्लास मार्क बोलो। तो मिड वैल्यू या मिड पॉइंट या क्लास मार्क जो है ना ये कुछ नहीं है। जैसे 1 से 9 का मिड वैल्यू लोगे, 10 से 19 का मिड वैल्यू लोगे, 20 से 29 का मिड वैल्यू लोगे, तो ये जो वैल्यू आएगा मिड पॉइंट, जिसको अपन जनरली एक्स टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं मीन वगैरह निकालते समय, वही 3 नाम है, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट या क्लास मार्क। तो क्लास मार्क ऑप्शन देखो लिखा है अ मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, एक ऑप्शन लिखा है अपर पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल और एक लोअर पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये अपर पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड लोअर पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल तो गलत ऑप्शन है। सही आंसर है इसका क्लास मार्क, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। उसके बाद देखो एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, एक क्वेश्चन है, अगेन वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वेट ऑफ अ पर्सन इज, तो वेट ऑफ अ पर्सन इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज फॉर, तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम ऐसा ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है। सारे क्वेश्चन बता रहा है ये बुक की, रिपीट हुआ है बिल्कुल। दिसंबर 2016 अटेम्प्ट पे आ जाए अगर हम, दिसंबर 2016 अटेम्प्ट पे अगर आप बना जाए, यहाँ लिखा है देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन है व्हेन द क्लास इंटरवल आर अनइक्वल, मतलब जब क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होता है, ठीक है, जब क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होता है तो हिस्टोग्राम इज ड्रॉन यूजिंग, तो हिस्टोग्राम किस तरीके से बनाया जा सकता है, किसका यूज करके बनाया जा सकता है। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तीसरा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और चौथा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप 11th क्लास में इकोनॉमिक्स स्टेटा पढ़े होंगे, 11th क्लास का जो इकोनॉमिक्स होता है ना, वहाँ जो स्टेटा होता है इसमें इस टाइप की चीज़ें हैं। और 11th क्लास में स्कूल लेवल पे तो क्या होता है, ग्राफ वगैरह भी बनाने का क्वेश्चन रहता है। अभी तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ग्राफ बनाने का तो खैर नहीं रहता। तो यहाँ लिखा है कि व्हेन द क्लास इंटरवल आर अनइक्वल, क्लास इंटरवल यानी 0 10 10 20 20 30, ये हर जगह सेम नहीं है, 10 10 10 का गैप अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया। मान लो क्लास इंटरवल है 0 से 10 यानी 10 का गैप, फिर है मान लीजिए 10 से 20 10 का गैप, फिर 20 से 35 कर देगा 15 का गैप, 35 से 50 15 का गैप, 50 से 60 10 का गैप, 60 से 65 कर देगा, कभी 10 का गैप, कभी 5 का गैप, कभी 15 का। तो ये अनइक्वल विड्थ वाला जब क्लास इंटरवल होता है ना, तो ऐसे डेटा का हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आप यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज किया जाता है। तो सही आंसर है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। 4 ऑप्शन मैंने पढ़ के बताया था अभी। एक है लाइन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, लाइन चार्ट का एक और नाम क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। एक है सिंपल बार चार्ट, नहीं हो तो सर बार डायग्राम हो गया, हिस्टोग्राम नहीं, मल्टीपल बार डायग्राम ये सब भी, रेशियो चार्ट, तो इसका आंसर रेशियो चार्ट ध्यान रखिएगा। एक है द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन ऑगिव शोस, ऑगिव होता क्या है, पहली बात तो ऑगिव होता है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कर्व होते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल नाम के टॉपिक। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ना, उनके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं ऑगिव्स। अब वो 2 टाइप के होते हैं ऑगिव, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। तो लेस देन टाइप ऑगिव एंड मोर देन टाइप ऑगिव जो होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऑप्शन है, मैं पढ़ के जरूर बता दूंगा आपको, ताकि आपके ध्यान में एटलीस्ट ये तो रहे कि ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। एक लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दूसरा लिखा है एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, तीसरा लिखा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और चौथा लिखा है क्लास बाउंड्री। तो यहाँ पर लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और क्लास बाउंड्री। तो सही आंसर है इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा ऑगिव वर्ड के लिए यूज होता है, और ऑगिव जहाँ आया मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ आया मतलब तुरंत समझ जाना ये मीडियन या क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल को कनेक्ट करता है। देखिए क्वेश्चन और है, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। पाई चार्ट आप सबको मैंने पढ़ाया था रेगुलर क्लास में, एक बार यहाँ पर अब रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ क्या है।
लिखा द एंगल इन अ पाई डायग्राम फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज 144 डिग्री ओनली। लिखा द परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द अदर आइटम, मतलब भाई टोटल एक पाई चार्ट में टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है टोटल। तो टोटल 360 डिग्री में से फूड आइटम ने 144 डिग्री कवर कर लिया, फूड आइटम ने 144 डिग्री कवर किया। तो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अदर आइटम, अदर आइटम का कितना परसेंट ना, तो देखिए कैसा है, जब अपन बोल सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%, तो 144 डिग्री इज इक्वल टू कितना परसेंट, पहले तो ये निकाल लो। तो कितना परसेंट 144 डिग्री जो है, 144 डिग्री कितना परसेंट हुआ, पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको। तो 144 डिग्री पूरे सर्कल, पूरे पाई चार्ट, पूरे गोले का, पूरे 360 डिग्री का कितना परसेंट है, पहले तो ये निकाल लो, परसेंटेज में निकालेंगे। तो अब पूरे 360 डिग्री को हमने क्या मान के चल रहे हैं, हम लोग पूरे 360 डिग्री को मान के चल रहे हैं 100%। तो 144 डिग्री कितना परसेंट होगा, बहुत सिंपल है यार, बचपन का फंडा है ये चीज़ें, कोई मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा एकदम लेवल का कुछ ऐसा नहीं है, बचपन का मैथमेटिक्स है। 10 रुपए में 2 चॉकलेट आते हैं तो 25 रुपए में कितने चॉकलेट आएंगे, ऐसा क्वेश्चन हमारे टीचर बचपन में करवाते थे। तो इसका मतलब ये टोटल 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू टोटल 100%। तो 144 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 100 बाय 360 इंटू 144 डिग्री। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये लगभग आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 360 और इंटू 144। ये मुझे लग रहा है कि यार 39.99 मतलब 40 डिग्री मान के चलूँ, 40% मान के चलूँ, तो ये 40% हुआ भाई, ये 40% हुआ, 144 जो है 40% हुआ। तो फूड आइटम ने 40% स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो अदर आइटम ने 60% स्पेस ही तो ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि टोटल स्पेस कितना मान के चल रहे हैं, 100%। तो आंसर आएगा अदर आइटम ने 60% स्पेस पाई चार्ट में ऑक्यूपाई करके रखा है, 60% स्पेस पाई चार्ट में ऑक्यूपाई करके रखा है अदर आइटम ने। ठीक है, ये बहुत ही सरल सा एक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, फिर भी ये बहुत देर बाद एक थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा था, उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखा हमको। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लूँ कहीं इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। जस्ट 2 सेकंड 3 सेकंड आप मेरे को टाइम दीजिए, थोड़ा ज़्यादा 1-2 मिनट। आउट ऑफ द टोटल outlay rupees 40,000 during an annual plan of a country, the central angle represented by education of amount rupees x crore is 72 डिग्री, the value of x। ओके। देखिए बहुत सिंपल सा है, पाई चार्ट का ये क्वेश्चन है। जून 2018 की बात हो रही है यहाँ पे, जून 2018 का एक क्वेश्चन है ये। तो जून 2018 का क्वेश्चन ये कहता है कि टोटल आउटले 40,000 करोड़ है ड्यूरिंग एन एनुअल प्लान, मतलब एक साल के प्लान में 40,000 करोड़ का टोटल आउटले है। अब ये बोल रहा है कि उसके अंदर एक एजुकेशन का जो पार्ट है वो x करोड़ रुपया का है, जो 72 डिग्री कवर कर रहा है। तो x कितना करोड़ हुआ, बहुत ही सरल नहीं हुआ ये, कि आप ये बोल सकते हो कि 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 40,000 करोड़, 40,000 CR। तो टोटल 360 डिग्री, अगर टोटल 360 डिग्री टोटल 40,000 करोड़ का आउटले प्लान है, तो 72 डिग्री यानी जो एजुकेशन वाला प्लान है उसके लिए 72 डिग्री कितना करोड़ रुपया का होगा। अगेन मेरे बचपन का ही फॉर्मूला, जो मेरे टीचर दुनिया में सबसे पहली बार जब मैं स्कूल जाना चालू किया, पढ़ना चालू किया, धीरे से मेरे को वर्ड प्रॉब्लम पे लाया गया, तो बोला गया कि भैया वही है, 10 रुपये में 2 मैंगो आते हैं, तो 20 रुपये में कितने मैंगो आएंगे, वही चीज़ है। टोटल 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू टोटल 40,000 करोड़, तो 72 डिग्री इक्वल टू कितना करोड़। तो एजुकेशन वाला पार्ट 72 डिग्री है, मतलब एजुकेशन के लिए कितना प्लान, कितने करोड़ का सेंक्शन किया गया है। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 72 डिग्री, 72 कर लेते हैं। अब ये निकल जाएगा वैल्यू हमारा, अगर मैं कैलकुलेटर से करूँ ये, तो 40,000 इंटू 72 कर लेता हूँ। देखो पहले इंटू 72 करो, बाद में 360 करो, या पहले 360 करो बाद में, ये 8,000 आ रहा है। 8,000 रुपया प्लान किया गया है किसके लिए, फॉर एजुकेशन, जो पाई चार्ट में 72 डिग्री एंगल कवर करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा था।
अगला एक अपने पास एक क्वेश्चन है, देखते हैं। और क्वेश्चन एक टेबल दिया है, देखिए ये बढ़िया सा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पर आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है, अपन पढ़ी हुई चीज़ को भूल जाते हैं, थोड़ा टेंशन में रहते हैं। हालांकि आपके एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं है, और आप पूरी मेहनत करके पढ़ के जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि कोई क्वेश्चन वहाँ पूरा अच्छे से ध्यान दे के बनाने के बावजूद नहीं बन रहा है, कुछ सही आंसर क्लिक नहीं कर रहा है, तो भी आप एटलीस्ट कुछ तो जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपको ठीक लगे वो तुक्का जरूर लगाइएगा, माइनस मार्किंग नहीं है। बट यहाँ सीख के जाओ तो बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। अगर आप पढ़ाई करके जाएंगे तो एग्ज़ाम रूम से निकल के ही आप डिक्लेयर कर सकते हैं, अपने दिल को बता सकते हैं, घर परिवार में बता सकते हैं कि आप 100% एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। और अगर ज़्यादा तुक्का मार के आए हैं तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा कि भैया आंसर क्या था, कहीं से पता चले, इंस्टीट्यूट के साइट में आंसर डलेगा तो वहाँ से टैली करने के बाद डिसाइड होगा कि आप पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं, या रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा सडनली कि आप फेल हो गए या पास हो गए। तो तब तक जान जो है वो गले में अटकी रहेगी। उससे अच्छा है कि अच्छे से पढ़ ले, और जैसे ही एग्ज़ाम दे के बाहर निकले तो बस अब ऐसा है कि भैया पास का तो कोई टेंशन नहीं है, चलो घूमने चलते हैं 2-4 दिन, बढ़िया घूमते हैं, फिर आगे की क्लास ज्वाइन करेंगे, ऐसा होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है एक टेबल दिया है आपको, एक टेबल दिया है, ये आपका क्वेश्चन जून 2018 का ही है। और इस टेबल में एक लिखा हुआ है वैल्यू ग्रेटर देन, वैल्यू ग्रेटर देन, वैल्यू ग्रेटर देन, और एक लिखा है फ्रीक्वेंसी। तो एक वैल्यू है 100 से बड़ा, ग्रेटर देन मतलब 100 से बड़ा, ग्रेटर देन 100। एक है 150, एक है 200, और एक है 250। और यहाँ है 50, 32, 9 और 0। अब इसमें क्या लिखा है, देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 150 एंड 200। 150 से 200 के बीच के ऑब्जर्वेशन कितने बताने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वहाँ जाके बोलता हूँ कि भैया 150 नंबर से ज़्यादा पाने वाले, अब 150 से ज़्यादा में 200, 200, 250, 300, 400, 500, कितने भी, 150 से जितने भी लोग का नंबर ज़्यादा है खड़े हो जाओ। तो 150 से ज़्यादा पाने वाले लिखा है ना, ग्रेटर देन 150, तो 32 लोग खड़े हो गए, 32 खड़े हो गए। अब इस 32 लोग, सारे 32 लोग ऐसे हैं, ये ऐसा मत कर देना, इसमें 32 + 9 मत कर देना ना। ये नहीं बोला सर 150 से ज़्यादा में तो दोनों को ऐड करेंगे, नहीं। आपको ये समझना है यहाँ पर कि 32 लोग, जैसे ही मैंने बोला 150 से ज़्यादा, मतलब वो 200 से ज़्यादा वाले भी तो आ ही गए ना उसी में। तो 150 से ज़्यादा वाले कितने, मैंने बोला तो खड़े हो गए 32 लोग। अब वो 32 लोग जो खड़े, मैंने बोला बेटा 200 नंबर से ज़्यादा पाने वाले, ग्रेटर देन 200 वाले जितने भी लोग खड़े हो वो बैठ जाओ। तो 9 लोग बैठ गए, तो 32 में से 9 गया, तो वो वही लोग खड़े रह गए ना, वही लोग खड़े रह गए ना जिनका नंबर 150 से ज़्यादा था लेकिन 32 से कम था। तो ये आंसर आ गया 23 इज आंसर, करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन दिया जाएगा उसमें 23। तो अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, है बहुत सरल, बट अगर कुछ भी लगता है कि वही कोई क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा तकलीफ दे रहा है या कुछ समझने में लगा, तो कुछ भी आप इसको एक बड़ा सा हाईलाइट कर लो, स्टार लगा लो। उससे क्या होगा कि जब आप कभी रिवीजन करेंगे तो जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उनको आप ज़्यादा ध्यान दे के एक बार और रिवीजन कर पाओगे। एक और लिखा है क्वेश्चन कि एक टेबल दिया है आपको, एक टेबल दिया है, बोल रहा है कि टेबल, चलो मैं बना दूं तब तो समझ में आए, क्लास इंटरवल, और हॉरिजॉन्टली दे दिया टेबल, थोड़ा स्पेस बचाना है इनको, तो मैं भी हॉरिजॉन्टली बना दूंगा। फ्रीक्वेंसी देखो इसमें क्या लिखा है समझो, इसमें है 10 से 15, फिर है 15 से 20, फिर है 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। अब यहाँ पर लिखा है इसका फ्रीक्वेंसी 5, 7, 4, 6, 8। अब इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई आप इसमें क्लास मार्क फॉर द सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास तो ये है, अब इसका क्लास मार्क बताओ बोल रहा है। तो क्लास मार्क का मतलब है मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू ऑफ 15 से 20 का निकालना। तो 15 से 20 का मिड वैल्यू क्या होता है, 20
आप क्या करेंगे 20 + 15 डिवाइड बाई 2 कर लो, या 15 + 20 कितना होगा बताओ तो जरा। ये 35/2 आएगा, और 35/2 कितना होता है 17.5, ये इसका मिड वैल्यू आ जाएगा इस क्लास का। फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है सर, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो 17.5 इज द करेक्ट आंसर, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से सही आंसर आपका 17.5 है, ठीक है। 17.5 इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसमें ये एक ही क्वेश्चन आया बता रहा है एग्जाम में, दिसंबर 2018 की बात है, दिसंबर 2018 में एक ही क्वेश्चन आया, लिखा है चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में आपको पढ़ के बता रहा हूँ। पहले नहीं, क्वेश्चन जो सेंटेंस है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द स्टेटमेंट क्या है देखो। मॉड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ। मॉड किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, मीन मीडियन मॉड वाला जो मॉड होता है ना, तो मॉड हम किससे डिसाइड कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला है पाई चार्ट, तो मैं आपको बता दूं पाई चार्ट से आप ये मीन मीडियन या मॉड कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। दूसरा है हिस्टोग्राम, तीसरा है बार ग्राफ, तो बार ग्राफ से भी आप नहीं फाइंड कर सकते मॉड। और एक ऑगिव है, ऑगिव दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मैं आपको बता दूं ऑगिव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से मीडियन फाइंड कर सकते हो, क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल फाइंड कर सकते हो, क्योंकि क्वार्टाइल के अंदर सेकंड क्वार्टाइल Q2, डिसाइल के अंदर फिफ्थ डिसाइल D5, और परसेंटाइल के अंदर 50th परसेंटाइल P50, ये सब जो होते हैं वो आपके होते हैं मीडियन। तो ऑगिव से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ से आप मीडियन फाइंड कर सकते हो। बार डायग्राम के लिए कुछ ऐसा नहीं है। हिस्टोग्राम है आंसर जिससे आप मॉड फाइंड कर सकते हो। तो सर हिस्टोग्राम से मॉड फाइंड कर सकते हैं, ये करेक्ट आंसर तो मैंने बता दिया। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड करूं, हिस्टोग्राम से मॉड फाइंड कर सकते हैं, ऑगिव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ से मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो सर मीन किससे फाइंड कर सकते हैं, तो ये भी एक लाइन याद रखिएगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए। वी कैन नॉट फाइंड द मीन बाय एनी ग्राफिकल मेथड। मीन ही एक ऐसा चीज है जिसको किसी भी ग्राफिकल मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, फिर और आगे आप लोगों के लिए अगले वीडियो में और भी रिवीजन टॉपिक लेके आए अपन वीडियो आपके लिए बनाएंगे। थैंक्स। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। ये जून 2019 का क्वेश्चन है, जून 2019 का क्वेश्चन है। इसमें जून 2019 के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शंस में आपको बता रहा हूँ, आप उसमें से पहचानिएगा। लिखा था वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन ऑगिव। ऑगिव का जो वर्टिकल एक्सिस होता है ना, अगर कोई ऑगिव बना है, अगर लेस देन टाइप या मोर देन टाइप ऑगिव बना है, तो इसका जो वर्टिकल एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूछ रहा है। तो वर्टिकल एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला ऑप्शन है। दूसरा है एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, तीसरा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और चौथा है क्लास बाउंड्री। तो एक्चुअली जैसे ही आपको ऑगिव वर्ड आया तो सीधी सी बात है, कनेक्ट क्या करना है दिमाग में, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टॉपिक नाम को कनेक्ट करना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी ऑगिव में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्टिकल एक्सिस में आपको मिलेगा। एक और क्वेश्चन है, लिखा है द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन टाइम। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डेटा को क्लासीफाई किया जाए, तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डेटा को क्लासीफाई करेंगे तो उस टाइप के डेटा को अपन क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ, ऑप्शन आप सुन लीजिए। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन या ऑर्डिनल डेटा। और आपको पता है ऑर्डिनल डेटा का मतलब होता है क्वालिटेटिव, कार्डिनल का मतलब होता है क्वांटिटेटिव। फिर लिखा है टेम्परल। टेम्परल मतलब टेम्परेरी वर्ड से बना है, टेम्परल डेटा, टेम्परेरी यानी जो समय के साथ बदलता है। और एक लिखा है स्पेशल, जोग्राफिकल डेटा भी बोलते हैं इसको, और एक क्वालिटेटिव। तो सर इसका सही आंसर है, जैसे ही क्वेश्चन में आया टाइम वर्ड आया है, तो इसका नाम सही आंसर होगा टेम्परल क्लासिफिकेशन, दैट इज द डेटा बेस्ड ऑन टाइम। टेम्परल यानी टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब जो समय के साथ बदल जाए। अगला क्वेश्चन है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, और ये वाला पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इस अटेम्प्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन है लिखा है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है आप। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं अच्छे से बोल के बताता हूँ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 3 क्लास इंटरवल
एक दिया है 54 से 58, एक दिया है 59 से 63, एक लिखा है 64 से 68। अब इसके लिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, इसके लिए फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 4, 8 और 12। तो ये क्लास इंटरवल ऐसा है, क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी ऐसा है। अब आपके लिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इसमें ये बोला जा रहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो सबसे पहले तो सेकंड क्लास इंटरवल कौन सा है समझ जाओ, ये वाला सेकंड क्लास इंटरवल है जिसको इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ नाम, CF मतलब क्लास फ्रीक्वेंसी। आप अगर थोड़ा भी कंफ्यूज है या हो सकते हैं, आप उसको पूरा नाम लिख लीजिए, बाद में कल के दिन नहीं होना सर CF का मतलब तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होता था, है ना। तो CF मतलब क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। अब इस डेटा को देख के बता दो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अपने को फाइंड करना था। इसमें क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है, बोलो 8 है। अब क्लास लेंथ ढंग से काउंट करना आना चाहिए। ये डिसकंटिन्यूस सीरीज है 59 से 63, देखो अगला चालू हो रहा है 64 से, मतलब 59 से 63 में 59 भी इंक्लूड है, 63 भी इंक्लूड है। तो काउंट करिए प्लीज, क्या क्या होगा, 59, 60, 61, 62 और 63। तो कितने डेटा आ रहे हैं, 5। तो क्लास लेंथ में जो आएगा 5 आएगा। और अगर आप 8/5 को कैलकुलेट करोगे तो ये 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला बहुत पॉपुलर है, ये लगभग हर एग्जाम में आ रहा है। आप इसके लिए तैयार रहिए, क्या पता आपके फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का क्वेश्चन, तो और 2-4 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के क्वेश्चन दिखेंगे, ओपन करते जाएंगे। इसके बाद दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है हमारे पास। में देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर। लिखा है द नेसेसरी डायग्राम टू कंपेयर अमॉन्ग द वेरियस कंपोनेंट और बिटवीन अ पार्ट एंड द होल। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरियस कंपोनेंट को। बार डायग्राम, स्टेप डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम। वैसे तो बार डायग्राम भी यूज़ किया जा सकता है वेरियस कंपोनेंट के लिए कंपेयर करने के लिए, बट इसमें पाई चार्ट लिखा हुआ आंसर, पाई चार्ट भी है, बहुत सारे कंपोनेंट को कंपेयर किया जा सकता है उससे भी। बेटर आंसर पाई चार्ट को मान रहा है, यहाँ पर वेरियस कंपोनेंट है, 2 या 3 या 4 कंपोनेंट होता ना तो बार डायग्राम भी अच्छा माना जाता है। ये वेरियस का मतलब बहुत सारे, 2-3-4 से भी ज़्यादा अगर कंपोनेंट है तो फिर बार डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, पाई चार्ट ज़्यादा अच्छा है। ऐसा ये यहाँ पर लिखा गया आंसर आप पाई चार्ट करेंगे। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है इसी अटेम्प्ट का, दिसंबर 2019 अटेम्प्ट का ही एक और क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन, थोड़ा शॉर्ट तो करूँगा क्वेश्चन लिखने के लिए। इसमें क्लास इंटरवल दिया 0 से 9, फिर 10 से लेके 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, 40 से 49, ये दिया हुआ है यहाँ पर। और अब इसमें फ्रीक्वेंसी भी लिखा हुआ है, ये तो क्लास इंटरवल था, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। तो अब जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी को समझो। फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है 10, 8, 12, 15 और 5। अब आपको ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ सेकंड क्लास निकालो। तो जैसे मैंने कहा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बहुत पॉपुलर वैरायटी दिख रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सेकंड क्लास का मतलब इसका, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते समय आप वही काम तो करेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी लिखोगे 8 और क्लास लेंथ देखो 10 से 19, अगेन डिसकंटिन्यूस सीरीज मतलब 10 भी इंक्लूड है, 19 भी इंक्लूड है। अगर आप ढंग से काउंट करें तो डिवाइड 10 होता है, ये 10 लोग होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और एक 19, 10 लोग हो गए, आंसर 0.8। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे अगला अटेम्प्ट दिसंबर 2022 का, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन मैं आता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अगेन यार ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है अच्छी बात है ना, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस बार भी आएगा, तो मैं ये करा ही दे रहा हूँ सारा क्वेश्चन आपको।
तो इसमें लिखा है देखिए 28 से 32, क्या पता इस बार आए ना आए, अपन अच्छे से कर लेते हैं ये। 33 से 37, के बाद है अगला 38 से 42, और फिर 43 से 47 एंड 48 से 52। ये क्लास इंटरवल दिया है, इसका फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 1, और थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, देखिए यहाँ पर एक 1.5 लिख दिया है, फ्रीक्वेंसी 1.5 में कैसे कंसीडर कर रहा है। ठीक है, मैं क्या करूँ, ये लिखा है 2 है, फिर 1.8 है, और फिर उसके बाद है 1.4। तो यहाँ पर आपको देखिए कि लिखा है द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल। तो थर्ड क्लास इंटरवल ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमको निकालनी है। चलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। यहाँ पर क्लास फ्रीक्वेंसी 2 है, ये तो 2 आ गया। क्लास लेंथ 38 से 42 कैसे काउंट करोगे, आप लोग को सिखाया। अगर डिसकंटिन्यूस सीरीज है तो 38 भी इंक्लूड है, 42 भी इंक्लूड है। 38, 39, 40, 41, 42, 5 आ रहा है, तो 2/5 आएगा इसका आंसर, सही आंसर। बुक में आंसर गलत छपे हुए, देखो इसके ऑप्शंस में आपको दिखा दूं। अगर आप ये बुक कभी मार्केट से पढ़ रहे हैं खरीद के कहीं से भी, ये तो अगर ये वाला ऑप्शन दिखेगा तो सरासर गलत ऑप्शन है। 13 है और एक 8 है, तो इसमें देखो ये तो हो नहीं सकता यार, ये एक्चुअली 8 नहीं है, 0.8 आएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 0.8। एक्चुअली 9 नहीं होना चाहिए, 0.9 होना चाहिए, 1.3 होना चाहिए, 1.0 होना चाहिए टाइप से। बट सही आंसर 0.8 है, आप ये 2/5 या 0.8 बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं, आप उसको किस एग्जाम्पल के कैटेगरी में रखेंगे। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शंस है। एक है कंटिन्यूस वेरिएबल, दूसरा है डिस्क्रीट वेरिएबल, तीसरा है बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। ये तो नहीं होगा, नाइदर कंटिन्यूस नॉट डिस्क्रीट भी नहीं होता। जो भी याद रखे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय किसी कंपनी में है उसको डिस्क्रीट वेरिएबल आप बोल सकते हो। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दी क्लास मार्क, भाई क्लास मार्क का मतलब पता है क्या होता है? मिड वैल्यू होता है ना। तो क्लास मार्क बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, ये सब पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा हूँ। 90 to 120 का क्लास मार्क बताना, तो इसका मिड वैल्यू ले लो। तो जो मिड वैल्यू आएगा ना, वही तो क्या है? क्लास मार्क है। मिड वैल्यू जो आएगा वही क्या है? क्लास मार्क है। तो मिड वैल्यू क्लास मार्क क्या होगा बोलो? दोनों का मिड पॉइंट ले लो, 90 + 120/2 कर लो, या ऐसे ही कॉमन सेंस से पता चल रहा है 105 आएगा ये। ठीक है, तो एवरेज जो पॉइंट होता है वही क्लास मार्क। एक और क्वेश्चन है, बहुत सरल सा, देखिए। चलिए ये बन चुका है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। हम लोग बनाए थे ये क्वेश्चन। In a pie diagram, the central angle represented by an item of amount is 72 degree. If the total outlay is 40,000, find the root of x, ऐसा कुछ कुछ था। तो ये 8000 इसका आंसर आया था। ये बन गया क्वेश्चन, हमसे दोबारा नहीं बनाएंगे। अभी एक क्वेश्चन लिखा है, देखो। सेकेंडरी डेटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू। सेकेंडरी डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है? देखो वैसे तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, बट हमको बेस्ट सुटेबल आंसर जो ऑप्शन में दिया है वहाँ से पता करना है। इसमें एक लिखा हुआ है क्वेश्चनरिस, एक लिखा है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, एक लिखा है एनुमरेटर, और एक है पब्लिश्ड जनरल। तो भाई पब्लिश डेटा जो होता है वहीं से तो आप कॉपी करोगे ना, सेकेंडरी डेटा तो वही होगा। तो जो कहीं ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, जो पब्लिश डेटा है, वहीं से हम कोई डेटा कॉपी करेंगे, उसको बोलेंगे अपन पब्लिश जनरल। सही आंसर ऑप्शन डी है। एक लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रेजेंट करने का क्या तरीका। और ये जो अब मैं आ गया हूँ क्वेश्चन ईयर 2023 जून में आ गया हूँ मैं। तो 2023 के जून के क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रेजेंट करने का, डेटा को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या हो सकता है? ऑप्शन ए लिखा है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट फॉर्म में, मतलब वो लिख के सेंटेंस के फॉर्म में। दूसरा लिखा हुआ है टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल बना करके। तीसरा लिखा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, या डायग्राम बना के। और चौथा लिखा ऑल। तो मुझे तो आंसर ऑल लग रहा है, आप सबको भी ऑल लग रहा होगा। मतलब डेटा को प्रेजेंट करने के सारे तरीके हैं, टेक्सचुअल फॉर्म, टेबुलेशन फॉर्म, डायग्रामेटिक फॉर्म। एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है जून 23 का। एक और क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है सर, तो कई बार हो गया बताते, एक बार और बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बताओ, आप ही लोग बताओ क्या होता है? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ।
हाँ, इसमें एक चीज अगर आप कभी कंफ्यूज ना हो, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम की चीज होती है, मैं जस्ट बता देता हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, वो होता है क्लास फ्रीक्वेंसी। तो सर इसका न्यूमरेटर, इसका जो न्यूमरेटर है क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी जो न्यूमरेटर आया CF, क्लास फ्रीक्वेंसी जो आया, वो तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में भी था, इसमें भी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के केस में यहाँ नीचे क्लास लेंथ लिखा है ना, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के केस में जो डिनोमिनेटर में क्लास लेंथ लिखा है ना, वो न्यूमरेटर में एक्चुअली आता है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं है। अगर हम क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो वो क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना, अभी तक दिखा नहीं है कहीं आपको ये, मतलब मैं क्वेश्चन इतने सारे देख डाला, लेकिन ये क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक का आप ये नाम ध्यान रखिएगा, धोखे से कभी ये आ गया तो। एक और दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पे आते हैं, दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पे अपन आते हैं। तो दिसंबर 2023 अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखा है, देखो, फिल इन द गैप, एक स्पेस दिया है। स्पेस में क्या लिखा है, देखो, दी स्पेस ऑफ अ क्लास इज, फिर सेंटेंस आगे पढ़ के बता रहा हूँ आपको। द स्पेस ऑफ अ क्लास इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल क्लासेस। सारे जो क्लास इंटरवल दिए जाएंगे ना, अगर सबके फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते जाएं तो एक टेबल बनेगा, उस टेबल का नाम क्या बोल रहा है, तो ये पता ही है, इसी को तो बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर सारे फ्रीक्वेंसी को एक के बाद एक के बाद क्यूमुलेट ऐड करते जाएं तो एक टेबल बनेगा, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन में फंडा क्या है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, जिसपे ध्यान देना है, तो लापरवाही कर सकते हो आप। इसके ऑप्शन देखो बड़े अच्छे से बनाए। पहला ऑप्शन बनाया है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेटली गलत है। एक ऑप्शन भी लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन जैसे ही आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड सुनोगे तो लगेगा सर यही आंसर है, बस आगे तो कुछ बोलिए ही मत, पर मैं आगे बोलूंगा। ऑप्शन सी है एवरेज फ्रीक्वेंसी, सर ये भी गलत है। तो सर अभी तो बोले आप बी आंसर होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नहीं, डी में भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है। भाई ए और सी ऑप्शन तो गलत हो गए, नो डाउट, है तो फटाफट गलत हो गए, बिना कुछ ज़्यादा सोचे गलत ही हो गए। लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में फंसा दिया है, दोनों में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है। पता है ऑप्शन बी में एक में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में लिखा है ग्रेटर देन, और एक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखा है लेस देन। बिकॉज ऑफ सारे फ्रीक्वेंसी आपको, आप क्या कर रहे हो, लगातार ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो। तो बिकॉज ऑफ सारे फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करते जा रहे हो, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बनेगा, पर वो ऐड करते जा रहे हो, ग्रेटर देन लिखा हुआ है। हाँ, ग्राफ में प्लॉट करते हैं जब, तो वो भले ही ग्रेटर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, प्लॉट करते समय वो डाउनवर्ड बनता है। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसा ऊपर बनता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली ऐड करते होगे तो बढ़ती जाएगी, इसलिए वो ग्रेटर देन आंसर लिखा है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ साइंस आर्ट एंड कॉमर्स ग्रेजुएट्स इन अ कंपनी। तो देखो, चलिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है ये, पाई चार्ट का क्वेश्चन है ये। इसमें साइंस वाले 30 स्टूडेंट है बता रहे हैं, आर्ट्स वाले 70, और कॉमर्स वाले 50 कैंडिडेट हैं। तो टोटल कितने कैंडिडेट हैं भाई, यहाँ पर टोटल कैंडिडेट जो है वो 150 है। अब ये फंडा आप लोग जानते हो कि टोटल टोटल 150 इज इक्विवेलेंट टू टोटल 360 डिग्री। तो टोटल 150, जो ऑब्जर्वेशन हमारा टोटल 150 आया है, ये टोटल 150 जो है, टोटल 150 जो है, ये टोटल 360 के इक्वल है। तो टोटल 150 अगर टोटल 360 के इक्वल है, तो बोल रहा है व्हाट इज द एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइंस स्टूडेंट, साइंस ग्रेजुएट, मतलब ये वाला बोल रहा है 30। तो जब 150 इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री, तो 30 इज इक्विवेलेंट टू कितना डिग्री, ये होगा, ये बनेगा 360 अपॉन 150 इंटू 30। बस, तो आप इसको बस आप कर लो, कैलकुलेट कर लो अब ये। तो ये कैलकुलेट जब आप करोगे तो 360 इंटू 30 कर लो, डिवाइडेड बाय 150 कर लो। देखो 150 पहले डिवाइड करें या 30 पहले मल्टीप्लाई करें, वो मैटर नहीं करता है, 72 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। पाई चार्ट पे 72 डिग्री इसका एंगल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो जल्दी से अपन ये वाला पूरा
रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला पार्ट खत्म करते हैं। आने वाले वीडियोस में और कुछ नए टॉपिक के साथ अपन आएंगे। फिलहाल देखिए क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है जून 2024 का। जून 2024 का क्वेश्चन अपन लेते हैं। तो जब जून 2024 का क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा लिखा है, द स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी फॉर सर्वेइंग सम मैटर। मतलब ऑप्शंस लिखा हुआ है कि एट्रीब्यूट है कि प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा है कि बोथ प्राइमरी, और बोथ प्राइमरी सेकेंडरी तो होता नहीं है, छोड़ दो, हटाई दो दिमाग से। अब स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी खुद कलेक्ट कर रही है भाई डेटा, गवर्नमेंट एजेंसी कहीं से कॉपी नहीं कर रही है डेटा, प्राइमरी डेटा है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मॉड। मॉड को फाइंड करने के लिए कौन सा डायग्राम यूज करते हैं? थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में ये बात हुई थी हमारी। ऑप्शन ए है पाई चार्ट, ऑप्शन बी है बार चार्ट, ऑप्शन सी है हिस्टोग्राम, ऑप्शन डी है ऑगिव। तो सही आंसर इसका क्या आएगा? हिस्टोग्राम। सही आंसर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से क्या फाइंड करते हैं? मॉड। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से या ऑगिव से क्या फाइंड करते हैं? मीडियन। और ये बात अगले क्वेश्चन में है भी। और मीन ही एक ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको किसी भी ग्राफिकल मेथड से आप फाइंड नहीं कर सकते। चलिए एक और क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। इस अटेम्प्ट में जून 24 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, सारे के सारे पूरे क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा टेबल इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग मीन, मीडियन, मॉड या रेंज। तो अभी तो बताया जस्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या ऑगिव क्या फाइंड करने के लिए यूज होता है? ये मीडियन। अगर कभी मीडियन लिखा है, कभी क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, कॉमन नेम इसका बना दिया गया पार्टीशन वैल्यू, तो यही आंसर है। एक लिखा था एवरेज ऑफ द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट इज कॉल्ड। अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का जो एवरेज है उसको क्या बोलेंगे? क्लास मार्क बोलते हैं। एवरेज मतलब क्या होता है? जैसे भाई जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब इसमें देखो, जैसे मान लो 20 से 30 का अपर वैल्यू क्या है? 20, लोअर वैल्यू क्या है? 10, दोनों का एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2, तो 15 आएगा ना भाई। और 15 जो बीच में आएगा उसको क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ही बोलो या क्लास मार्क। तो जो मिड पॉइंट अपन निकालते वही तो है अपर और लोअर वैल्यू का एवरेज। तो आंसर क्लास मार्क है। उसके बाद ऑप्शन में और गलत वैल्यूज, गलत नाम जो है वो क्लास बाउंड्री, क्लास विड्थ, ये सब दिया हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए दिसंबर 2024 के एग्जाम में आते हैं। दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट, एक लास्ट अटेम्प्ट का इसमें दिया हुआ है डिटेल क्वेश्चन। चार पांच के चार, तीन चार क्वेश्चन है, ये करते हैं जल्दी से। तो ये पूरा का पूरा एक पार्ट बहुत अच्छे से, मतलब बहुत डिटेल में ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, सब आपको मैंने लिस्ट बनवा दिया है। और पूरा का पूरा ये ख़त्म हो जाएगा अपना, फिर अगले वीडियो पे और आने वाले कुछ नए टॉपिक की बात करेंगे। इसमें लिखा है एक क्वेश्चन पहला, इन अ पाई चार्ट, बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। इन अ पाई चार्ट 1% इज इक्विवेलेंट टू कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री होता है भाई? एक बात बताओ, 1% मतलब 100 का एक हिस्सा। 1%, परसेंट मतलब 100 रुपया का 1 रुपया। ठीक है, तो जब 1% लोगे 360 डिग्री का, तो 3.6 डिग्री आएगा। मतलब 360 डिवाइड बाय 100 कर दोगे, 1% पार्ट 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री का 1% यानी 360 डिवाइड बाय 100, 3.6 डिग्री। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम दी सेंसस रिपोर्ट। मतलब कोई सेंसस रिपोर्ट यानी पॉपुलेशन की कोई रिपोर्ट है ऑलरेडी, उससे हम डेटा निकाल रहे हैं। और तो हम डेटा चोरी करें? डेटा चोरी कर रहे हैं मतलब सेकेंडरी डेटा है। आंसर इसका सेकेंडरी डेटा। ऑप्शन में लिखा है प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा है कि एट्रीब्यूट है कि बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट लिखा है अ वेरिएबल, अगला क्वेश्चन है अ वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू इन स्पेसिफाइड इंटरवल ऑन अ रियल लाइन इज कॉल्ड। तो ये बड़े ध्यान से बस याद रखिए, कंटिन्यूस वेरिएबल जो होता है उसको अपन बोलते हैं। आंसर इसका बनेगा कंटिन्यूस वेरिएबल। एक है डिस्क्रीट और एक है नॉन मेजरेबल वैल्यू और एक एट्रीब्यूट। तो अ वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू इन स्पेसिफाइड इंटरवल, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 स्पेसिफाइड इंटरवल है, उसके अंदर का कोई भी वैल्यू आ सकता है, तो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। हाँ, 0, 10, 10, 20 ऐसा चलना चाहिए ना, नहीं तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। फिर 0 से 10 है, फिर 11 से समथिंग है, तो फिर 10 और 11 के बीच का डेटा आया ही नहीं, तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। एक लिखा है लास्ट, देखो एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के साथ है। अगेन जाते जाते आखिरी क्वेश्चन इसका जो है, इसमें लिखा है द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास एंड
टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रुप, देखो टोटल फ्रीक्वेंसी लिखा है, टोटल फ्रीक्वेंसी of a group frequency distribution with equal class width are 17 and 204। तो ये यही गलत है। अब ये बोल रहा है क्लास विड्थ निकालो, विड्थ ऑफ द क्लास निकालो, दैट इज द क्लास विड्थ बोलो, या फिर क्लास लेंथ भी बोल सकते हो, ये फाइंड करना है। आप बताइए ना, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगर मैं यूज करूं तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का तो फॉर्मूला ये होता है भाई, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, ये होता है फॉर्मूला। पर दिक्कत क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो दे दिया है 17, ये राइट है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्लास लेंथ यानी क्लास विड्थ निकालना है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लास लेंथ या क्लास विड्थ आपको निकालना है तो ये एक ही चीज है, यही नाम है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दे दिया है, क्लास लेंथ निकालना है, तो देना क्या चाहिए था आपको, डेटा क्लास फ्रीक्वेंसी देना चाहिए था, उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी देना चाहिए था, जबकि क्लास फ्रीक्वेंसी ना देके क्या दे दिया है, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो प्रिंटिंग मिस्टेक क्या होना चाहिए यहाँ पर, प्रिंटिंग मिस्टेक है कि टोटल फ्रीक्वेंसी वर्ड की जगह पे ये होना चाहिए, टोटल की जगह क्या वर्ड होना चाहिए, क्लास फ्रीक्वेंसी वर्ड होना चाहिए। तो रॉन्ग क्या राइट क्या कर लो। अब अगर ये क्लास फ्रीक्वेंसी 204 है तो क्लास फ्रीक्वेंसी की जगह 204 रख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो जल्दी नोट कर लो, या पॉज करके नोट कर लो, मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। आप बताइए क्लास लेंथ क्या हो जाएगा फिर, क्लास लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाय 17। क्लास लेंथ को ही आप क्लास विड्थ कह सकते हैं। तो जब क्लास विड्थ की बात होगी तो ये हो जाएगा 204 बाय 17, अगर डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, आंसर हो गया 12, आंसर हो गया 12, ठीक है। तो चलो ये पूरा फिनिश होता है, लेकिन लेकिन अब अपन एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा एक बहुत बड़ा सा इस पार्ट होता है एक चैप्टर का हमारा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का ही बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में और थोड़ा सा भी करा देता हूँ। हाँ 5-6 मिनट 8-10 मिनट थोड़ी देर, और फिर आने वाले क्लास में और इसको कंटिन्यू अपन करेंगे। तो सबसे बेसिक पहले तो मैं फंडा बता दूं कि एक मीन मीडियन मॉड इस टाइप की चीज़ें जो आप लोग पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वही ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ढेर फॉर्मूले मिलते हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर के ढेर फॉर्मूले अगर आप याद करके बैठे हो तब तो ये वीडियो देखते समय आपको सारे क्वेश्चन सुनते ही ऐसा लगेगा कि हाँ सर ये तो बन गया है, हमें आता है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर फॉर्मूले वगैरह याद नहीं है तो थोड़ी तकलीफ होगी। थोड़ा सा आगे पीछे सीक्वेंस में चेंज करके कराऊंगा इस चैप्टर का क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं चाहूँगा पहले मीन की बात हो तो थोड़ा मीन मीन वाला क्वेश्चन करा दूंगा, फिर थोड़ा मीडियन, थोड़ा ढूंढ ढूंढ के आप लोग के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए देखिए क्या लिखा है, एक क्वेश्चन है अपना मार्च 2015, मार्च 2015 का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। इसमें लिखा है 2 ग्रुप्स ऑफ 10 एंड 15 ऑब्जर्वेशन, मतलब 2 ग्रुप है, मतलब एक क्लास में जैसे बॉयज गर्ल्स ले लो, तो N1 यानी 10 हो गया, N1 यानी 10 ऑब्जर्वेशन, एंड N2 हो जाएगा आपका 15 ऑब्जर्वेशन, N1 N2 हो गया ये। अब यहाँ लिखा हुआ है कि उनके मीन, N1 मतलब सपोज बॉयज़ हैं तो उन लोग का पूरा बॉयज़ लोग का एवरेज जो है सपोज ये 10 है, और पूरे गर्ल्स लोग का जो एवरेज है वो आपका सपोज 20 है। तो इसका नाम भी x1 x2 ही रख लेते हैं। अब आपको बोल रहा है कि पूरे कंबाइंड पूरे ग्रुप के लिए ग्रुप मीन निकालो, तो कंबाइंड मीन इसका मतलब ग्रुप मीन का मतलब होता है कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है आपका N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार होल डिवाइडेड बाय होता है N1 प्लस N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार होल डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि N1 आपका है यहाँ पर 10 लोगों का है, x1 बार 10 है, प्लस N2 15 लोग हैं, और x2 बार उनका 20 है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 मतलब 10 प्लस 15। ये कैलकुलेशन अपन करते हैं तो पूरे 25 लोगों का, सॉरी पूरे, हाँ 10 इधर थे 15 इधर थे, पूरे 25 लोगों का हमको एवरेज या मीन निकल आएगा।
तो बताइए कैसे कैलकुलेशन होगा। ये आपका 10 × 10 100 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा आई थिंक, और ये हो जाएगा 25। टोटल कितना आ रहा है ऊपर 400, 400 डिवाइडेड बाय 25 करोगे, 25 से डिवाइड करोगे 400 को, तो आपको मिल जाएगा 16 आई थिंक। हाँ ऑप्शन में था। तो ये कंबाइंड मीन, देखो मीन का बहुत सिंपल सा फंडा है, बट ये कंबाइंड मीन एग्जाम के लिए बहुत सरल है। अब देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन और मीन का ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो मीन वाला पार्ट ही मैं आपको करके दे रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन देखिए और एक है, इसी अटेम्प्ट का है। एक टेबल दिया है आपको, वेजेस दैट इज द, मैं इसको एक्स नाम दे देता हूँ, चलो वेजेस लिखा है इन रुपीस, तो मैं इसको एक्स नाम दे देता हूँ। और एक लिखा नंबर ऑफ वर्कर, तो मैं इसको फ्रीक्वेंसी नाम दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा है 3000 रुपया, 3000 रुपया कमाने वाले कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। 2000 रुपया जिनकी इनकम है वो 5 लोग हैं यहाँ भी। 6000 रुपया 6000 इनकम वाले 4 लोग हैं। 4000 रुपया कमाने वाले 6 लोग हैं। और 7000 रुपया कमाने वाले 5 लोग। तो आपको यहाँ पर एक टेबल एफ इंटू एक्स बनाना पड़ेगा, एफ इंटू एक्स टेबल बनाना पड़ेगा। एफ इंटू एक्स टेबल का मतलब है कि और एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 15,000, ये हो जाएगा आपका 10,000, ये हो जाएगा आपका 24,000, ये हो जाएगा 24,000, ये भी हो जाएगा 24,000, ये हो जाएगा 35,000। अगर आप इन सबको सम करें, फटाफट बता सकते हो मुझे टोटल समेशन एफ एक्स कितना आएगा। ठीक है, और एक समेशन एफ तो और निकालना ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ समेशन एफ यानी सारे फ्रीक्वेंसी का सम, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 5 5 10, और ये 6 4 10 20 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और ये जो आपका पार्ट है समेशन एफ एक्स वाली बात, अगर तो ये देखो 15,000 प्लस 10,000 दैट इज़ द 25 25, और 25 के बाद 24 24 होता है 48, और 48,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000, ये हो रहा है 108,000, 108,000 हो रहा है, 108,000। तो ये हो गया आपका 1,08,000, 1,08,000। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। देखो मैं फॉर्मूला आपको भी बताते जा रहा हूँ भाई सारा। तो आप ये जो वैल्यू आया ना 108,000, 108,000 डिवाइडेड बाय 25 कर दो, तो जो पूरा मीन है इस टेबल का निकल आएगा 108,000 डिवाइडेड बाय 25 करोगे तो आपको मिलने वाला है 4,320, और ये है आपका मीन इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का मीन है आपका 4,320, 4 ऑप्शन में रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट अभी फ़िलहाल इतना ही करते हैं, और आने वाले वीडियो में आप लोगों के लिए मैं पूरा एक टॉपिक लेके आऊँगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का। ये आखिरी के 2 क्वेश्चन भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का था, लेकिन अगले वीडियो में इसको और कंटिन्यू करेंगे हम। मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल से लेकर के मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग पूरा एक बार रिवाइज करके बैठिएगा अगर अगला वीडियो मेरा देखते हैं तो। और ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन है, बड़ा चैप्टर है, इसका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।